नहीं है तो दाल पैदा करना कम कर दिया। इसी तरह की स्थिति तिलहन के क्षेत्र में है। तिलहन हिंदुस्तान के शेत बाजार में इस समय सबसे ज्यादा विदेशी तेल बिक रहा है। आप सभी जानते हैं कि एक मलेशिया नाम का छोटा सा देश है, उस देश का एक तेल है जिसका नाम है पामोलिन तेल। वो पामोलिन तेल सबसे ज्यादा भारत के बाजार में है, सबसे ज्यादा। 1-2 टन नहीं, लाखों टन में है, करोड़ों टन में है पामोलिन तेल, जो भारत के शेत बाजार में आ गया। अब पामोलिन तेल आके बिकने लगा। अब पामोलिन तेल का भाव भारत में आके पड़ता है 20 से 22 रुपए लीटर, और शेतकरी समाज जो उत्पन्न करके तेल देता है वो है 40 रुपए लीटर। अब भारत का शेतकरी सरसों का तेल करे 40 रुपए लीटर, नारियल का तेल करे 60 रुपए लीटर, तिलहन का तेल पैदा करे 90 रुपए लीटर। तो भारत में 40, 60 और 90 रुपए लीटर के आसपास तेल का भाव है, और विदेशी पाम तेल मिलता है 20 से 22 रुपए लीटर। तो सारे भारतवासी जो तेल बनाने वाले उद्योगपति हैं वो सब पामोलिन तेल धड़ल्ले से लाखों लाखों टन में इंपोर्ट कर रहे हैं, और उस पामोलिन तेल को भेड़सेड़ करके, मिलावट करके आपको बेच रहे हैं। आप बाजार से डिब्बाबंद जितना भी तेल लाके खाते हैं वो सब पाम तेल है। और आपको सुनकर हैरानी होगी, 4-5 साल पहले तक इस देश में ऐसा कानून था कि पाम तेल किसी भी दूसरे तेल में मिला के नहीं बेचा जा सकता। गेट करार और WTO के दबाव में अब कानून ऐसा है कि पाम तेल किसी भी तेल में मिला के बेचा जा सकता है। अब पाम तेल आ गया, वो वेजिटेबल ऑयल के साथ मिला के बेचा जा रहा है। आप बाजार से तेल खरीद के लाते हैं, किसी भी नाम का तेल खरीदो, रिफाइंड तेल के नाम से और डबल रिफाइंड तेल के नाम से बाजार में जितना भी तेल मिल रहा है वो सब पामोलिन तेल है। अब पामोलिन तेल हम खा रहे हैं, शेतकरी समाज खा रहा है। क्यों? क्योंकि शेतकरी समाज जो तिलहन पैदा करके बेचता था, शेतकरी समाज जो सरसों का तेल पैदा करके देता था या नारियल का तेल, उसको भाव नहीं है तो उन्होंने तिलहन पैदा करना कम कर दिया है। तो भारत में तिलहन का क्षेत्रफल भी लगातार घटता चला जा रहा है। दालें पैदा करना कम कर दिया, तिलहन पैदा करना कम कर दिया, तेल का उत्पन्न इस देश में कम हो गया, तो विदेशों से पाम तेल आकर बिकने लगा। अब वो पाम तेल के 2 दुष्परिणाम हैं। एक तो जो शेतकरी नारियल करते थे, जो शेतकरी तिल पैदा करते थे, जो शेतकरी सरसों पैदा करते थे, उनको नुकसान। दूसरा नुकसान देश के खाने वाले लोगों को, जो पाम तेल खाएगा, मैं आपको स्टाम्प पेपर पे लिख के देता हूं, तुरंत हार्ट अटैक से मर जाएगा। क्योंकि पाम तेल के बारे में सारी दुनिया के जो रिसर्च हुए हैं वो ये बताते हैं, और ये डॉक्टर चौधरी के लिए मैं कहता हूं कि पाम तेल में सबसे ज्यादा ट्रांस फैट्स हैं, सबसे ज्यादा। और ट्रांस फैट्स वो फैट्स हैं जो कभी भी बॉडी में डिसॉल्व नहीं होते, किसी भी टेम्परेचर पर डिसॉल्व नहीं होते। और ट्रांस फैट्स जब बॉडी में डिसॉल्व नहीं होते तो वो फैट बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और आपने सुना होगा कि जब फैट जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तभी हृदय घात आता है और आदमी मर जाता है। जब फैट जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तभी ब्रेन हेमरेज होता है और आदमी पैरालिसिस का शिकार हो जाता है। जब ट्रांस फैट्स बहुत बढ़ जाते हैं शरीर में, तभी शरीर में ऐसे भयंकर दुष्परिणाम होते हैं। डायबिटीज बढ़ती है, हाइपरटेंशन बढ़ता है जिसको बीपी आप कहते हैं, हार्ट अटैक आता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। ऐसे खतरनाक रोग जिनमें शरीर का हमेशा के लिए भयंकर दुष्परिणाम हो जाए या हमारे शरीर का भयंकर नुकसान हो जाए, ऐसे रोग भी सारे के सारे पाम तेल के दुष्परिणाम ही हैं। पाम तेल दुनिया में कोई नहीं खाता भारत को छोड़कर। मलेशिया जिस देश से पाम तेल भारत में आता है WTO करार के बाद, वो मलेशिया खुद पाम तेल नहीं खाता। मलेशिया में पाम तेल का जास्ती से जास्ती उपयोग होता है उद्योग धंधों में, लेकिन वो पाम तेल गेट करार के बाद भारत में भयंकर पैमाने पर बेचा जा रहा है। तेल का बाजार पूरी तरह से अब विदेशियों के कब्जे में चला गया। तो एक तरफ अपना शेतकरी नुकसान पाता है, दूसरी तरफ लोगों को भी तकलीफ आती है। और इसी तरह गेट करार की एक खतरनाक शर्त ने हमारे देश को एक और बड़े खतरे में डाल दिया। हमारे देश में पहले एक कानून था कि जो बीज होता है, सीड्स जो होता है, वो सीड्स पर किसी का पेटेंट नहीं हो सकता, क्योंकि भारत में ऐसी मान्यता रही है कि ये जो बीज है वो भगवान की देन है, प्रकृति की देन है, ईश्वर ने बनाया, परमपिता परमात्मा ने बनाया, इसको आदमी ने नहीं बनाया। तो इसलिए यह माना जाता है कि बीज जो होता है, सीड्स जो होते हैं, वो परमपिता परमात्मा की देन है, ईश्वर की देन है, उस पर मनुष्य का अधिकार नहीं है, इसलिए वो पेटेंट के दायरे के बाहर है, उनको पेटेंटेबल नहीं माना जाता इस देश में। अब गेट करार ने शर्त बदल दी।
गेट करार की शर्त यह हो गई है कि सभी बीज अब पेटेंट के दायरे में आ गए हैं। पहले हमारे यहां बीज होते थे डिस्कवरीज, डॉक्टर साहब, चौधरी साहब, पहले बीज होते थे सब डिस्कवरीज। अब पेटेंटेबिलिटी की दायरे में आने के बाद बीजों को सरकार ने इन्वेंशंस जैसा मानना शुरू कर दिया है। और खतरनाक स्थिति यह बना दी है कि डिस्कवरीज और इन्वेंशंस बोथ आर पेटेंटेबल इन अवर कंट्री नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस गेट एग्रीमेंट। ये गेट करार के आधार पर अब डिस्कवरीज भी पेटेंटेबल हैं, इन्वेंशंस भी पेटेंटेबल हैं। तो सीड और बीज जो पहले पेटेंट के दायरे के बाहर थे, अब वो पेटेंट के दायरे में आ गए। जब बीज पर पेटेंट नहीं होता और बीज पर पेटेंट होता, उसमें फर्क क्या होता है, मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। पेटेंट का माने होता है पूरा अधिकार उत्पादन करने का, बेचने का और मुनाफा कमाने का। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। मेरे हाथ में एक पेन है। अगर मैं ये कहता हूं कि ये पेन पर मेरा पेटेंट है, इसका मतलब ये है कि इस पेन को मैं ही बनाऊंगा और मैं ही बेचूंगा और मैं ही मुनाफा कमाऊंगा। दूसरी कोई कंपनी इस पेन को ना बना सकती है, ना बेच सकती है, ना मुनाफा कमा सकती है। अगर मैं ये कहता हूं कि इस पेन पर मेरा पेटेंट नहीं है और किसी का भी पेटेंट नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि इस पेन को कोई भी कंपनी बनाएगी, कोई भी कंपनी बेचेगी, कोई भी कंपनी मुनाफा कमाएगी। अगर इस पेन पर पेटेंट नहीं है तो इस पेन को बनाने वाली हजारों कंपनी होंगी, और अगर इस पेन पर पेटेंट है तो इसको बनाने वाली एक ही कंपनी होगी। अब अगर हजारों कंपनी ये पेन बनाती है तो आप सोचो, उन हजारों कंपनियों में आपस में प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन होता है, तो ये पेन सस्ते से सस्ता मिलेगा। लेकिन कोई एक कंपनी अगर ये पेन बनाती है तो उसकी अकेले की मोनोपोली है, अकेले का एकाधिकार है, तो वो जितने चाहे उतने रुपए में बेचेगी और जितना चाहेगी उतना मुनाफा इस पेन पर वो कंपनी कमाएगी। अब हमारे यहां बीज के क्षेत्र में ऐसा हो गया। पहले ऐसा होता था कि हमारे शेतकरी समाज बीज बनाते थे और बीज से बीज हमारे यहां हजारों साल से बनता चला आया। हमारे यहां परंपरा ऐसी रही है कि एक बार हमने खेती की, खेती में बियारण डाला, उस बियारण से उत्पन्न आया, उस उत्पन्न में से थोड़ा बियारण हमने अगले साल की खेती के लिए रख लिया, फिर उसको बियारण के रूप में डाला, फिर उत्पन्न आया, फिर तीसरे साल के लिए हमने बियारण उसमें से निकाल लिया, फिर चौथे साल के लिए। इस तरह से बियारण, बीज से बीज बनता था। इसको सीड मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है और यह भारत में हजारों साल पुराना है। इससे खेती के हजारों बीज विकसित हुए हैं। आपको सुन के हैरानी होगी, भारत दुनिया में अकेला देश है जहां की खेती में 1,50,000 से ज्यादा चावल के बियारण रहे। 1,50,000 बीज चावल के, सीड्स 1,50,000 है। गेहूं के हजारों किस्म इस देश में रहे, कापूस के सैकड़ों किस्म इस देश में रहे, ऊस के सैकड़ों किस्म इस देश में रहे। तो बीज में विविधता बहुत रही है और उस विविधता के आधार पर ये बीज बनते रहे और भारत में बिकते रहे। अब हमारे यहां क्या हो गया, गेट करार की शर्त के बाद पेटेंट का दायरा आ गया बीज में। अब व्यवस्था ऐसी हो गई है कि कोई एक कंपनी बीज बनाएगी, जितने साल उसका पेटेंट बीज पर रहेगा दूसरी कोई कंपनी वो बीज नहीं बनाएगी। एक ही कंपनी का बीज है जो आपको खरीदना पड़ेगा और उपयोग करना पड़ेगा। परिणाम क्या हुआ, अमेरिका की बड़ी बड़ी बीज कंपनियां आ गई। एक अमेरिका की कंपनी आ गई, उसका नाम है पायनियर। दूसरी अमेरिका की कंपनी आ गई, उसका नाम है सीजेंटा। तीसरी अमेरिका की कंपनी आ गई एली लिली। चौथी एक यूरोप की कंपनी आ गई यूनिलीवर। ऐसी 20 बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी बीज के क्षेत्र में आ गई और उन्होंने भारत के शेतकरी समाज के विकसित किए हुए बीज को अमेरिका और यूरोप में पेटेंट करवाना शुरू कर दिया और उस पेटेंट के आधार पर भारत में धंधा शुरू कर दिया। बहुत दुख होता है और अफसोस होता है मुझे ये कहते हुए कि भारत के छत्तीसगढ़ प्रांत में चावल का बियारण जो हजारों साल से चलता आ रहा था, उस पर अभी पेटेंट अमेरिका की सीजेंटा कंपनी का है। इसी तरह से भारत के कापूस के बहुत सारे बियारण जो हजारों साल से शेतकरी समाज ने विकसित किए, उस पर अमेरिकन कंपनियों ने पेटेंट एप्लीकेशन दे रखे हैं। तो हमारे बियारण
और अब विदेशी कंपनियों के पेटेंट के दायरे में। इस पेटेंट के दायरे का मतलब मैंने आपसे कहा कि बीज पर अगर किसी कंपनी का 20 साल का पेटेंट है तो वो कंपनी 20 साल तक उस बीज को बेचेगी और 20 साल तक उस पर मुनाफा वो कमाती रहेगी। भारत का कोई भी शेतकरी अगर उस बीज को बनाकर बेचने की कोशिश करेगा तो वो अमेरिकन कंपनी उस शेतकरी के खिलाफ मुकदमा करेगी और शेतकरी को जेल में डाल दिया जाएगा, उसको हथकड़ियां लगाई जाएंगी और उसको नॉन बेलेबल ऑफेंस डिक्लेयर किया जाएगा। अब सोचो, मैं हजारों साल से एक बियारण बनाता हूं, अपने खेत में वापरता हूं, उसी पर अमेरिकन कंपनी ने पेटेंट ले लिया तो वो बियारण का सारा कंट्रोल अमेरिकन कंपनी के हाथ में चला गया, मेरे हाथ में अब कुछ नहीं रह गया। तो परिणाम क्या होगा? शेतकरी समाज जो बीज से बीज बनाता था और बीज के उत्पादन में स्वावलंबी होता था, अब वो शेतकरी समाज का सारा स्वावलंबन खत्म हो रहा है और वो सारा का सारा बीज अब मल्टीनेशनल कंपनी के कंट्रोल में चला गया। अब उसका परिणाम क्या हुआ? जब मल्टीनेशनल कंपनी के कंट्रोल में बीज चला गया तो बीज का भाव बढ़ गया। जो बीज पहले आपको 40, 50, 60 रुपए किलो मिल जाता था, अब उस बीज की कीमत हो गई 10,000 रुपए किलो, 15,000 रुपए किलो, 20,000 रुपए किलो, 25,000 रुपए किलो। आप यहां पर कोई शेतकरी भाई हैं जो शायद कापूस करते होंगे, आपने कापूस में एक बीज का नाम सुना होगा ना, बीटी कॉटन, बीटी कॉटन, बीटी कॉटन। ये बीटी कॉटन पेटेंटेड सीड है और इसी तरह से हमारे देश के बाजार में आया। परिणाम क्या हुआ कि जो सामान्य रूप से कॉटन का बीज हमें मिलता था, अभी वो 10 पट, 15 पट, 20 पट, 25 पट, 30 पट महंगा हो गया बीटी कॉटन के नाम। और अब ये जो मल्टीनेशनल बीज बेचते हैं बीटी कॉटन का, तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि कॉटन के बीज में जंतु बहुत लगते हैं, कीट बहुत लगते हैं, हमने बीटी कॉटन ऐसा बीज बनाया जिसमें जंतु ही नहीं लगेगा, कीट ही नहीं लगेगा। मतलब उस बीज को इतना जहरीला कर दिया कि उसमें कोई जंतु और कीट नहीं आएगा। और वो जहरीला बीज जब आप खेत में डालेंगे और खेत में से उसका कॉटन उत्पन्न होगा और गलती से आपकी गाय और भैंस उस खेत में चली गई तो वो तुरंत वहीं बैठ जाएगी और 2-3 दिन के बाद वो वहीं मर जाएगी, उठकर नहीं आ सकती। मैं संपूर्ण भारत देश में प्रवास करता हूं। पिछले साल में हरियाणा और पंजाब में 1 महीने के प्रवास पे था। तो हरियाणा में और पंजाब में मैंने 2 जिले देखे, एक जलंधर जिला देखा पंजाब में और हरियाणा में पानीपत। जलंधर जिले के सैकड़ों गांवों में जहां बीटी कॉटन किसानों ने लगाया, वो किसान मुझे अपना खेत दिखाने के लिए ले गए तो उन किसानों ने मुझे परीक्षण करके बताया। एक खेत में मैं खड़ा था जलंधर से 30 किलोमीटर दूर एक गांव में, एक शेतकरी आया, उसने कहा देखो ये कितना जहरीला बीज है बीटी कॉटन का। फसल खड़ी हुई थी, उस खेत में उसने मार मार के जबरदस्ती से एक भैंस को अंदर डाल दिया खेत में। वो जा नहीं रही थी लेकिन धक्का दे दे के डाल दिया। थोड़ी देर के बाद वो भैंस चलते चलते बैठ गई। फिर वो मुझे भैंस के पास लेके गया। भैंस को बैठने के बाद मैंने देखा उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई। गर्दन टेढ़ी हो गई तो उसने, अब शेतकरी ने कहा अब ये उठेगी नहीं यहां से। मैंने कहा क्यों? उसने कहा अब ये गई। हम रात को उसके घर में जाके सो गए, सवेरे आके देखा तो भैंस बिल्कुल बेहोश पड़ी थी और दूसरे दिन आके देखा तो वो भैंस मरी हुई थी। वो शेतकरी ने कहा कि मेरे गांव में सैकड़ों भैंसें ऐसे मरी हैं, बीटी कॉटन के खेत में भैंस घुस गई, जिंदा वापस नहीं लौटी। बीटी कॉटन के खेत में अगर कोई गाय घुस गई, जिंदा वापस नहीं लौटी। बकरी घुस गई, जिंदा वापस नहीं लौटी। इतना खतरनाक, इतना जहरीला बीज ये बीटी कॉटन के नाम पर सारे देश में भेजा गया। शेतकरी को ये उल्लू बनाया, मूर्ख बनाया कि इससे उत्पन्न जास्ती मिलेगा, लेकिन शेतकरी को यह नहीं बताया कि जो उत्पन्न जास्ती मिलेगा वो जास्ती खर्चे के बाद मिलेगा। पहले कॉटन उत्पन्न करने का जो खर्चा आता था उससे खर्चा अब 2 पट और 3 पट हो गया। तो खर्चा आपका 2 पट और 3 पट करा दिया, फिर उसके बाद उत्पन्न थोड़ा जास्ती मिला तो आप उस तरह से घाटे में ही रहे, कोई फायदा नहीं हुआ उसमें। और जो शेतकरी ने बीटी कॉटन लगाया आंध्र प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, वो सब शेतकरी अभी रो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। एक तो उनके जानवर बीमार हो रहे हैं, दूसरा उनके खेत की मिट्टी पहले से ज्यादा तकलीफ हो गई है। मराठी का एक शब्द इस्तेमाल करूं तो मिट्टी नापीक होना शुरू हो गई। ये WTO के खतरे हैं और धोखे हैं हमारे देश में। अब कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी आएगी, कोई भी बीज लाएगी। अब एक अमेरिकन कंपनी आ रही है, वो बीटी कॉटन की तरह से बीटी ब्रिंजल लेके आ रही है, बीटी बैंगन। बैंगन को बीटी बना दिया।
अब वो बैंगन बाजार में आएगा, आप शेतकरी अपने गांव में खेत में उसे लगाएंगे, माटी आपकी नापीक होगी और वो बैंगन आपने गलती से खा लिया भाजी पाले के रूप में, सब्जी के रूप में, तो आपका शरीर भी नापीक हो जाए। दुनिया के जिन देशों में बीटी ब्रिंजल को बैन किया गया, वहां के लोगों का कहना है और वैज्ञानिकों का कहना है कि जो देश में बीटी ब्रिंजल चला, नपुंसकता सबसे ज्यादा बढ़ी। लोगों ने जिसने भी खाया नपुंसकता बढ़ी। अब फिर बीटी टमाटर लाने की बात कर रहे हैं, फिर बीटी पटेटो माने बीटी बटाटा लाने की बात कर रहे हैं। तो बीटी बनाकर सारे भाजी पाले को हिंदुस्तान में लाने की तैयारी बहुत सारे मल्टीनेशनल्स कर रहे हैं। तो एक तरफ शेतकरी समाज को तकलीफ, हमारी माटी को नापीक बनाने की साजिश या षड्यंत्र, और दूसरी तरफ खेत का जो उत्पन्न बढ़े उससे भी ज्यादा उसका खर्चा बढ़े। हमारे देश में ये चल रहा है। और एक छोटी सी आखिरी बात और कहता हूं कि WTO जब से आया 1995 से, तब से मैंने भाव देखना शुरू किया। एक साल का भाव मैंने इकट्ठा किया। WTO 1995 में 1 जनवरी से शुरू हुआ। हमारे देश में यूरिया और DAP का भाव बढ़ना शुरू हो गया WTO के बाद। 1995 के आंकड़े बताता हूं। 1994 दिसंबर तक हमारे देश में 50 किलो यूरिया था 70 रुपए का, 70 रुपीज पर बैग। 50 किलो का यूरिया का बैग 70 रुपए का। WTO आने के बाद हमारे देश की सरकार ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों सब्सिडीज को कट करने का जो प्रयास किया शेतकरी समाज की, यूरिया DAP की सब्सिडीज भी कम हुई शेतकरी समाज के लिए। तो अब वही यूरिया 70 रुपए का जो 50 किलो था, अब 270-275 रुपए का 50 किलो है 2009 में। तो यूरिया का भाव बढ़ गया। कम से कम अगर आप 70 रुपए का 140 में लो, 2 पट हो, और 70 रुपए का आप अगर 180 में लेते हो, 3 पट हो गया। 70 रुपए का अगर आप 250, 260, 270 में लेते हो, 4 पट। तो 4 पट यूरिया का भाव बढ़ा दिया सरकार ने WTO की कंडीशन से। फिर DAP का भाव उससे भी ज्यादा हो गया। DAP तो करीब 8 से 9 पट महंगा हो गया। जब WTO लागू हुआ था हमारे देश में, तो 1 लीटर डीजल था 17 रुपए 35 पैसे का, अब 1 लीटर डीजल है 35 रुपए का। माने डीजल का भाव दुप्पट हो गया WTO के आने के बाद। अब शेतकरी जो सबसे ज्यादा वापरता है वो यूरिया, दूसरे नंबर पर DAP, तीसरे नंबर पर डीजल। तो यूरिया, DAP, डीजल जो शेतकरी का सबसे जास्ती खर्चा है, वही 4 पट, 8 से 10 पट और दुप्पट महंगा हो। तो शेतकरी का खर्चा भी 4 पट, 8 से 10 पट महंगा हो गया। खर्चा जास्ती हो गया, महंगा जास्ती हो गई खेती, यूरिया DAP महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, तो खेती का उत्पन्न खर्चा ज्यादा हो गया, लागत खर्च ज्यादा हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो गया। और अंतरराष्ट्रीय बाजार से सस्ती खेती वस्तुएं आने लगी। मैंने आपसे कहा WTO की कंडीशन पहले ऐसी थी, मैंने पहले WTO नहीं था तो बाहर से आने वाले शेत उत्पन्न पर हम टैक्स लगा के उसको महंगा बनाते थे। अब WTO की शर्तों के बाद बाहर से आने वाले खेती के उत्पन्न पर जास्ती टैक्स नहीं लगा सकते, वो जास्ती महंगा नहीं हो सकता, वो सस्ता आके बाजार में बिकता है। तो भारत के शेतकरी का शेत उत्पन्न महंगा और बाहर से आने वाले शेतकरी, अमेरिका यूरोप के शेतकरी का शेत उत्पन्न सस्ता। तो सस्ता शेत उत्पन्न भारत के बाजार में आके ज्यादा बिकेगा, तो शेतकरी अपने का उत्पन्न कम बिकेगा। तो वही उत्पन्न कम बिकने से खेती का जो लागत, खेती का जो विकास दर है, जो WTO आने के पहले 4.8% था, अब वो विकास दर 4% से भी कम है। 2009 तक आते आते वो 3% रह जाएगा। माने शेतकरी समाज और ज्यादा गरीब और गरीब होता चला जाएगा। तो हमारी सरकार तो WTO की नीतियों में ऐसी फंसी है जो शेतकरी समाज को ज्यादा गरीब बना रही है और शेतकरी समाज की तकलीफें ज्यादा बढ़ा रही है। तो आप बोलेंगे अब क्या करना चाहिए? तो मैं मेरे व्याख्यान के अंत में यही आपसे कहना चाहता हूं